हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनायक। स्वागत है आपका दोबारा मेरी यूट्यूब चैनल पे। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरी इस साल जेईई एडवांस में रैंक है 300 और 12th में मेरे मार्क्स 97.2%। कुछ लोग मेरे जेईई के मार्क्स से पूछ रहे थे, तो जेईई मेंस में मेरा स्कोर था 291 आउट ऑफ 300 और जेईई एडवांस में मेरा स्कोर था 272 आउट ऑफ 360। लास्ट वीडियो को मैंने कमेंट्स पढ़े और कई सारे रिप्लाई भी करे। तो जो एक मेजर टॉपिक मेरे को लगा जिसपे काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी वीडियो के लिए, वो था टेस्ट एनालिसिस। एंड टेस्ट एनालिसिस में खुद भी सोच रहा था एक वीडियो बनाने की, क्योंकि मेरे को लगता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेस्ट एनालिसिस से मेरा भी स्कोर काफी इंप्रूव हुआ था। जैसे इनिशियली जब मैंने अपने फर्स्ट सिलेबस मॉक टेस्ट शुरू किए थे जेईई मेंस के, तो मेरा स्कोर कुछ 240 के अराउंड था और जेईई एडवांस में मेरा इनिशियल स्कोर था कुछ 210 के अराउंड। और ये तब था जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। तो पॉइंट इज कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी इतने सारे मार्क्स कट कहाँ रहे थे। यहीं पे इंपॉर्टेंस आती है टेस्ट एनालिसिस की, जिससे आपको पता चलता है कि आपको किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और आपके मार्क्स किस रीजन से कट रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैंने कैसे अपने टेस्ट अटेम्प्ट और एनालाइज करे थे, जिसकी वजह से मेरा स्कोर इतना इंप्रूव हो पाया। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने टेस्ट से डरना बंद कर दो। टेस्ट आपके लिए एक तरीके लर्निंग है, तो अगर आप सीखने से ही डरोगे तो अच्छी रैंक कैसे ला पाओगे। कुछ लोग को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि अभी टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो बाद में एज अ सेल्फ टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे। बट वही बात है कि गलती वो आपकी है कि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। जेईई मेंस के टाइम तो ऐसा आपको कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप बाद में अटेम्प्ट कर सको। इसलिए जब भी आपका कोई भी टेस्ट होता है कोचिंग में, वीकली या मंथली, उसको कभी स्किप मत करना। जिस टाइम पे टेस्ट हो रहा है उसी टाइम पे अटेम्प्ट करना, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आपके मार्क्स कम आएंगे और आपको खुद से एक गिल्टी फीलिंग महसूस होगी। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो पहले से अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे होगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है, तो हर एक पर्सन के लिए अलग हो सकता है। इसलिए मैं आपको कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बता रहा जिससे कि आपके 100% एफिशिएंसी आ सके मार्क्स इंप्रूव करने में। बट मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ कि आप खुद के लिए एक स्ट्रैटेजी कैसे बना सको। पहले तो आप देख सकते हो कि आपको किस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि आप पहले जो सब्जेक्ट सबसे कम टाइम लेते हो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर जो सब्जेक्ट आपको सबसे ईजीएस्ट या फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपकी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, जैसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने पहले सारे सब्जेक्ट के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। और जैसे अगर एडवांस की बात करें तो हर साल आपने देखा ही होगा कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आती हैं, और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जनरली लेंदी भी होते हैं और टफ भी होते हैं। तो उसको आप लास्ट के लिए बचा कर रख सकते हो, जिससे आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड ना है और स्मूथली आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सको। लेकिन आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, एक चीज आपको जरूर फॉलो करनी है, वो ये है कि अगर एग्जाम के टाइम पे आपको लगता है कि क्वेश्चन लेंथी जा रहे हैं या फिर टफ क्वेश्चन है, तो उसको बाद के लिए छोड़ देना है। ये नहीं करना कि आप अपने ईगो पे ले लो, मैंने तो ये सब काफी अच्छा से पढ़ा था यार, ऐसे कैसे क्वेश्चन नहीं हो रहा मेरे से। तो अगर आपको लगता है कि लेंथी क्वेश्चन है, आप उसको अभी के लिए स्किप कर दो, उससे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के मार्क्स 4 ही है। चाहे आप वेक्टर सीडी का इजी क्वेश्चन करो या फिर आप रोटेशन का सबसे मुश्किल क्वेश्चन करो, आपको मिलना 4 नंबर ही उसके। इसलिए आप पहले ट्राई करो कि जो छोटे क्वेश्चंस, थोड़े इजी क्वेश्चंस है, आप उन पर ज्यादा फोकस करो। इससे आपका कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आ पाएंगे। जैसे मैं अगर अपने टेस्ट अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी बात करूँ, तो पहले अगर जेईई मेंस की बात करें, जेईई मेंस में टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं प्रेफर करता था कि मैं पहले केमिस्ट्री सॉल्व करूँ, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। और अगर जेईई एडवांस की बात करें तो जेईई एडवांस में जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि चाहे आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप जो क्वेश्चन करो वो सही होना चाहिए। तो पर्सनली स्पीकिंग मेरा जो फेवरेट और बेस्ट सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था। तो पहले मैं अटेम्प्ट करता था फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ। वैसे तो मुझे अपनी केमिस्ट्री ज़्यादा भरोसा मैथ्स पे था, बट फिर भी मैथ्स में मेरे को लगता है कि उलझने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैथ कॉन्सेप्चुअल भी है, लेंथी भी होता है और कैलकुलेशन हैवी भी होता है क्वेश्चन। तो इसलिए मैं मैथ्स को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करता था। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि एक ही क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, फॉर स्पेशली इन मैथ्स। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आप पर्टिकुलर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्या आपको लेंथी लग रहा है, आपका टाइम काफी वेस्ट हो रहा है, तो आप एक बार तरीका स्विच करके भी देख सकते हो, जिससे कि क्या पता कि कम टाइम में वही क्वेश्चन जल्दी सही हो जाए। ये गलती मैंने अपने जेईई मेंस में करी थी। जैसे एक क्वेश्चन था जेईई मेंस में वेक्टर सीडी का, उस क्वेश्चन को मैंने गलत अप्रोच से अटेम्प्ट किया था, तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी मेरी। इससे मेरा काफी टाइम वेस्ट हुआ था। और इनिशियल जो मेरा फर्स्ट राउंड था क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, उसमें मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था। मैंने वही स्ट्रैटेजी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो अप्लाई करी थी कि क्वेश्चन हमें लेंथी लग रहा है फिर टफ लग रहा है, तो अभी ये छोड़ दो, प्रेशर कम होएगा। वही मैंने उसमें उस टाइम अप्लाई किया। तो मेरा ये हो कि चाहे वो क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हुआ एंड में, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी हो गई थी, लेकिन मेरा पेपर खराब नहीं हुआ, फिर भी मेरा पेपर अच्छा हो गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि वो टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी उसका एनालिसिस करना होता है, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा आउटपुट मिलता है। तो एनालिसिस की बात करें तो आपको ये देखना है कि आपके मार्क्स कट कहाँ हैं। जैसे बचपन में कई सारों ने आपने सुना होगा, मतलब आपने पेरेंट्स से सुना होगा, जैसे अगर आपके 95% मार्क्स आते हैं तो सबके मम्मी पापा बोलते होंगे कि 95 तो हो गए, बाकी 5% कहाँ गए। तो अब आपको भी यही चीज़ करनी है कि जैसे अगर आपके 300 में से 200 मार्क्स आ रहे हैं,
तो आपको ये देखना है कि जो बाकी बचे 100 नंबर है वो गए कहाँ। मार्क्स कटने के कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट आता नहीं है, फिर कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। फिर आपके लिए एक अच्छी चीज हो गई कि आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, तो आप उस कॉन्सेप्ट को अपने टीचर्स से पूछ के या फिर किसी बुक से रेफर करके ब्रश अप कर सकते हो। नेक्स्ट एक जो रीजन हो सकता है आपके मार्क्स कम आने का, वो ये है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे क्लिक नहीं हुआ। ये इसलिए होता है कि या तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, या फिर आपने अपने माइंड में सेट कर लिया कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, आप उस क्वेश्चन को क्रैक ना कर पाओ। इसको भी इम्प्रूव करने का तरीका ये कि आप क्वेश्चन से डरो मत, आप उसको अच्छे से 100% देकर अटेम्प्ट करो, और प्रैक्टिस के टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो आपको जल्दी क्वेश्चन क्लिक करेंगे और आपका टाइम सेव होएगा। जो लास्ट पॉइंट लगता है जिससे मार्क्स कट होता है वो है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स जनरली होता है कि आपका फोकस अच्छे से नहीं है एग्जाम में, तो उसके वजह से आपके मार्क्स कट हो रहे हैं। और इसको मिटाने का एक ही तरीका जो मेरे को अभी तक मिला वो ये लगता है कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे आपकी उतनी कम सिली मिस्टेक्स होंगी। और आपको एक और चीज़ नोटिस करनी है कि जो सिली मिस्टेक्स आपकी हो रही है वो थ्रू आउट द पेपर हो रही है, लाइक रैंडमली स्प्रेड आउट है, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप इनिशियली जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें मिस्टेक्स नहीं हो रही, लेकिन जो लास्ट के 1 या 30 मिनट्स में क्वेश्चन कर रहे हो उसमें मिस्टेक्स हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि लास्ट तक आते आते आप थक जाते हो, तो आपको बेसिकली अपना स्टैमिना इंक्रीज करना है ताकि आपकी सेटिंग आवर्स बढ़े और आप 3 घंटे का जब पेपर दे रहे हो आप उसमें कोई दिक्कत ना है। जिससे मैंने अपने टेस्ट एनालिसिस के लिए एक अलग से कॉपी बनाई थी, जिसमें को 4-5 कॉलम बना लिए थे मैंने। एक कॉलम था टेस्ट की डेट का, फिर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखे थे, और फिर टोटल मार्क्स, और फिर मार्क्स विदाउट सिली मिस्टेक्स, लाइक मेरे क्या मार्क्स होते हैं अगर मैंने मिस्टेक्स ना की होती। और एक कॉलम था कि मिस्टेक्स क्या करी मैंने। आप भी ऐसी कॉपी बना लेना जिसमें आप अगर आप चाहो तो कुछ एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड कर सकते हो कि किस टाइप की मिस्टेक हुई या कैसी मिस्टेक हुई, वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो जब भी आप अगला टेस्ट देने जाओ तो जो आपके पुराने टेस्ट की आपने एक कॉपी बना रखी है उसमें आप जरूर पढ़ के जाना कि आपने मिस्टेक्स क्या करी थी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि चाहे आपके नए मिस्टेक्स हुए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिस्टेक्स आप कर चुके हो उनसे आप ऑलरेडी सीख चुके हो, वो मिस्टेक्स कम से कम रिपीट नहीं होंगी। इससे स्कोर तो आपका डेफिनेटली इंप्रूव होएगा। एक और चीज़ जो मैंने करी थी वो था कि जो भी टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन आए हैं उनको मार्क कर लेता था। इस JMNC टेस्ट में तो मैंने बस क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे और पेपर से कुछ एक हफ्ते पहले उनको रिवाइज कर लिया था। जे एडवांस के लिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट और कंसेप्चुअल भी होते हैं, तो क्वेश्चंस मार्क तो मैंने करे थे, ऊपर से तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अलग से कॉपी बना ली थी जिसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन मैंने मार्क करे थे उनका मैंने सोल्यूशन लिखा था। इससे रिविजन के टाइम पे मेरे को बेनिफिट होता था कि मेरे को बार बार सोचना नहीं पड़ता था कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें या फिर क्या करें। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो सीधा मैं सोल्यूशन देख सकता था। आप ये भी फॉलो कर सकते हो, इससे आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट होएगा। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू।